अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, आइए। When the house was, when the house was set on the fire, set on the fire, all the people, all the people started crying, started crying at the top, at the top of their voices, of their voices. Right? This is section A. B, C and this one D. Clear? अब जब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, चेक इट आउट एंड फाइंड द करेक्शन। आप इसमें ट्राई करें कि कहां पे प्रॉब्लम है। ओके, आई एम गोइंग टू राइट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, sorry, the a first step, question is a first step in a rational solution, in a rational solution to any problem is the, to any problem is the recognition of the fact that a problem exists, exist का मतलब होना या अस्तित्व में होना, राइट। सॉरी, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? प्लीज बताएं। When the house was set on the fire, जब वो आग लगी थी घर में, all the people started crying, सभी घर के लोग चिल्लाना रोना शुरू कर दिया, at the top of their voices, जितना तेज वो चिल्ला सकते थे, राइट। ओके, as much as he can speak louder, राइट। तो सेक्शन इज ए में कोई समस्या नहीं दोस्तों, ठीक है ना। when the house was, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी को आप देखें, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए, ऑन द फायर, ऑन द फायर, अगर पिछली प्रीवियस क्लासेस आपने देखी हो, राइट, कि हम कहां पे आर्टिकल लगाते हैं, कहां पे नहीं लगाते, राइट। स्पेशली ओमिशन ऑफ आर्टिकल ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का अगर चैप्टर
किसी ने नहीं देखा तो प्लीज आप इसको एक बार आप देख ले, आप समझ में आ जाएगा आपको। हम उसमें पढ़े थे कि सम इडियोमेटिक यूज ना, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑन फायर होता है। क्या होता है? ऑन फायर। ठीक है, ये एक इडियोमेटिक यूज है। क्लियर? आप अच्छे से जानते हैं कि इडियोमेटिक यूज वो एज इट इज होंगे, उसमें हम कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वहां पे चीजें लिखवाई गई थी, आप उसको प्लीज जाके चेक इट आउट, चेक कर ले। ठीक है, इसका मतलब करेक्शन कहां है कि द यहां से रिमूव किया जाएगा, ऑन द फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा। क्लियर? और ऐसे भी जान लीजिए फायर के पहले किसी भी प्रीपोजिशन, राइट, मतलब फायर के पहले कोई भी प्रीपोजिशन, ए हो, एन हो, ठीक है, या दा हो, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। क्लियर? ये जानते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फर्स्ट स्टेप इन अ रेशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के लिए जो तार्किक आपका पहला सॉल्यूशन होता है, इज द रिकॉग्निशन, वो पहचानना था क्या, ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि सच में समस्या है कि नहीं है। राइट, आइए देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप, आप तुरंत समझ गए होंगे सेक्शन ए में समस्या है। समस्या क्या है? फर्स्ट क्या है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं, ये एक ऑर्डिनल नंबर है ना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, राइट। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑर्डिनल, देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, राइट, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ठीक है ना, ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट, कार्डिनल 1 2 3, राइट। तो हमने वहां पे देखा था कि ऑर्डिनल नंबर्स के पहले ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? द आएगा, राइट। तो चूंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले द आएगा, ना कि ए। क्लियर? दिस इज योर करेक्शन। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, लिटिल नॉलेज लिटिल नॉलेज दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लें। ठीक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट he possessed proved to be a boon for him when he was utterly utterly helpless. Okay, A, B, C, and this one D. Clear? Find it out. Find out the correction. And next question.
Don't talk to him. Don't talk to him. He always, sorry, he always remains in temper, remains, sorry, in temper these days. Okay. A, B, C, and this one D. Don't talk to him. He always remains in temper these days. हाँ, बात उससे मत बात करना भैया. He always remains in temper these days. इन दिनों बहुत गुस्से में रहता है वो. चलिए. A little knowledge of music that he possessed proved to be a boon. Boon मतलब वरदान. For him, उसके लिए. When he was utterly helpless. जबकि वो पूरी तरीके से क्या हेल्पलेस. बताइए. कहते हैं लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक. देखिए, अगर लिटिल नॉलेज लिखा गया है, थोड़ा सा समझे, उसके लिए मतलब टू बी ए बून. बून क्या है भाई? वरदान क्या होगा उसके लिए? म्यूजिक की जानकारी होना या ना होना. जैसे ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन का सेंस आप समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंधित कल हम बात कर चुके हैं. कल के अगर क्लासेस आप देखेंगे तो वहां से काफी हेल्प मिल जाएगी आपको. सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, राइट. हमने देखा था कि लिटिल, फ्यू, राइट, लिटिल आ लिटिल द लिटिल, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, राइट. देखो, अगर म्यूजिक का, जैसे अगर ये कहा जा रहा है कि म्यूजिक की जानकारी, म्यूजिक का नॉलेज उसके लिए वरदान होगा ना. जैसे अगर किसी को, जैसे मान लीजिए आपको अगर अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी का आना ही आपके लिए वरदान है कि ना आना वरदान है? नहीं, ना आना तो वरदान नहीं होगा, सीधी सी बात है. यानी कि म्यूजिक का नॉलेज अगर उसको है तो ये उसके लिए क्या है? वरदान है. तो अब लिटिल आप अच्छे से जानते हैं, कल ही आप डिस्कस किए थे कि ये लिटिल जो है, राइट, वो नेगेटिव सेंस देता है. ऑलमोस्ट नॉट, नहीं के बराबर. तो अगर नॉलेज उसको नहीं के बराबर है, यानी कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है म्यूजिक का, ठीक है, तो वो वरदान कैसे हो सकता है? वरदान नहीं होगा. इसका मतलब यहां प्रॉब्लम है. तो लिटिल नॉलेज नहीं होकर के क्या हो जाएगा? द लिटिल नॉलेज. यानी जो भी जानकारी उसको है, जो भी थोड़ी जानकारी उसको है किसकी? म्यूजिक की, वही उसके लिए क्या है? वरदान है, राइट. आप अच्छे से समझते हैं कि लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, ऑलमोस्ट नॉट, नहीं के बराबर. नहीं के बराबर मतलब बिल्कुल नहीं. तो अगर किसी को म्यूजिक का नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो वो उसके लिए वरदान तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है ना. क्योंकि म्यूजिक का नॉलेज होना उसके लिए वरदान होगा. तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? द लिटिल नॉलेज. यानी कि म्यूजिक का उसके पास जो भी नॉलेज है वो उसके लिए वरदान है. क्लियर? दैट ही पॉजेस मतलब जो भी उसके पास नॉलेज है, ये चीज. यहां पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 14. डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज. क्लियर? फिर से वही दोस्तों, इडियोमेटिक यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, सी में प्रॉब्लम है, राइट, सेक्शन सी में, ठीक है. जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत समझ में आ गया कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? इन टेम्पर नहीं होता है, आप अच्छे से जानते हैं. we have to use in a temper in place of in temper, right. in a temper होगा, ना कि in temper होगा, right. क्योंकि हम अच्छे जानते हैं this is an idiomatic use, right. अब idiomatic use क्या है, कौन कौन है, कितने हैं, ये सारे चीजों पे हम we have discussed already, right. please check it out in previous classes. वो आप जाके देख लें, ठीक है.
अब इसे संबंधित राइट कुछ वर्ड्स मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे लिखा गया है, इडियोमेटिक यूज में आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे इन अ टेम्पर, ठीक है, इन अ रेज, रेज समझ रहे हो ना, गुस्सा गुस्सा, राइट, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ मूड, इन अ दालमा, राइट, एटसेट्रा। तो ये इडियोमेटिक यूज है, इन सभी के साथ हमको आर्टिकल ए यूज करना होता है, इसको भी से ध्यान दीजिएगा। तो इन अ टेम्पर, इन अ रेस, इन अ मूड, इन अ दालमा, एटसेट्रा। तो इन टेम्पर की जगह हमको क्या लिखना है, इन अ टेम्पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ही बोस्ट्स, बोस्ट मतलब होता है दोस्तों उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, राइट। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, हैविंग good knowledge of mathematics, but every day knows how far he is, far, हाँ बहुत दूर, he is good at mathematics, क्लियर। आप इसका आंसर बताएं, तब तक मैं मार्कर फिल कर लेता हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रिपोजिशन दोस्तों हमारे पास है, गुड एट, राइट। गुड और बैड एट समथिंग, राइट। अगर हमारी किसी चीज पर पकड़ है, किसी चीज में हम बहुत अच्छे हैं, राइट, तो हमको वहां पर प्रिपोजिशन एट लगाना होता है, ना कि इन। जैसे सोहन मैथ में बहुत अच्छा है, या सोहन की मैथ बहुत अच्छी है, तो सोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स इन प्लेस ऑफ इन मैथमेटिक्स, राइट। तो गुड एट और बैड एट, राइट। आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे हो, आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, तो यू आर गुड एट इंग्लिश ग्रामर, राइट। गुड और बैड एट समथिंग। ओके, अब यहां पर एक ही क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है दोस्तों, क्योंकि अच्छा सेक्शन नहीं हुआ, क्या है, ए बी एंड दिस वन, यस, सी एंड दिस वन डी, क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करते इतनी देर में आप समझ गए होंगे करेक्शन कहाँ है। प्रॉब्लम है सेक्शन बी में, कहां पे, बी में।
नॉलेज वर्ड देख रहे हैं ना, ठीक है। इससे समझिए ढेर सारी इनको बातें करनी, इसलिए दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। ओके, हर एक चीज को बहुत डिटेल में वेल रिसर्च मैटर्स के साथ हम आप पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, राइट, कुछ भी नहीं छूटेगा। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज होगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि हमको यहां पर अ गुड नॉलेज यूज करना है, ठीक है। रीजन क्या है समझा रहा हूं, एक वन बाय वन चीजों को आप समझिए। सॉरी, ये भी एक इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। आइए समझते हैं। ओके, यहां पे हैव अ गुड या फिर साउंड भी लिख सकते हैं, साउंड नॉलेज यानी कि अच्छा नॉलेज, राइट। ओके, हैव अ गुड और साउंड नॉलेज, ठीक है ना। तो हैव गुड या फिर साउंड नॉलेज नहीं होगा, राइट। ही इज हैविंग अ गुड नॉलेज, ही इज हैविंग अ साउंड नॉलेज, नॉट गुड नॉलेज और साउंड नॉलेज। इसके साथ हमको आज जरूर लगाना होता है। रीजन क्या होता है कि अगर नॉलेज वर्ड के पहले दोस्तों, नॉलेज वर्ड के पहले जो ये नाउन वर्ड है हमारा नॉलेज, अगर इसके पहले कोई भी एडजेक्टिव लगा हो, साउंड और गुड आप अच्छे से जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव है, तो उसके पहले हमको आप प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज करना होता है, ये रूल होता है, ठीक है। और इसको हम आप इडियोमेटिक यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर नॉलेज के पहले कोई क्या लगा है, एडजेक्टिव लगा है, तब ये आर्टिकल ए आएगा आपका, ठीक है। और अच्छे से बात करते हैं इस नॉलेज वर्ड के ऊपर। अगर इसी नॉलेज वर्ड को हम ब्रॉडर मीनिंग में देखेंगे, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग की हिंदी होती है दोस्तों व्यापक अर्थ में, यानी कि बड़े मीनिंग में, राइट, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर दूर जाके समझे नॉलेज वर्ड को, राइट, इसके ब्रॉडर मीनिंग अगर देखें, ठीक है, तो ब्रॉडर मीनिंग में इसका जो मीनिंग निकलेगा दोस्तों वो ज्ञान के अर्थ में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में, ठीक है ना। तो देखिए फिर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो अगर नॉलेज वर्ड को हम ब्रॉडर मीनिंग में यूज कर रहे हैं तो वहां पर इसका मतलब हिंदी में अर्थ होगा ज्ञान, जानकारी नहीं, ज्ञान से मतलब, हाँ। तो वहां पर ये जो नॉलेज वर्ड है वो होगा अनकाउंटेबल, राइट। और अगर ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन यहां पर लिया है, राइट। इसको समझिए आप, इसका मतलब यहां पर ब्रॉडर सेंस में यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात है कि किसमें अच्छा नॉलेज, उसको मैथमेटिक्स में, यहां पर देखिए सेंस में लिखा गया है, ठीक है। तो अगर नॉलेज को हम ब्रॉडर मीनिंग में यूज कर रहे हैं तो वहां पर ये अनकाउंटेबल ट्रीट किया जाएगा, और अनकाउंटेबल जैसे ही ट्रीट हुआ तो कोई भी आर्टिकल उसके साथ नहीं आएगा दोस्तों, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज पावर, ओके। ये पावर नहीं होता, दैट इज पावर, नॉलेज इज पावर, राइट। ज्ञान ही शक्ति है, क्लियर। तो यहां पर देखिए ये ब्रॉडर मीनिंग में यूज हुआ, ब्रॉडर सेंस में यूज हुआ है, तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा, और इसके पहले आप आ नॉलेज या द नॉलेज लगा देंगे, एकदम गलत हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज, ना, ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज, राइट। यानी कि वो बहुत ही जानकार व्यक्ति है, वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है, राइट। तो यहां पर भी नॉलेज क्या है दोस्तों, ब्रॉडर सेंस में यूज हुआ है, ज्ञान के मीनिंग में यूज हुआ है। तो इफ द वर्ड नॉलेज is being used in broader meaning or broader sense, then we have to remember always or keep in mind, we don't use, right, any kind of article before it, always remember, okay। तो ये इतनी सी बात हो गई दोस्तों। अब इसके आगे की बात देखते हैं।
लेकिन वही मैंने कहा ना कि ब्रॉडर मीनिंग में यूज होगा तो आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन अगर उसी नॉलेज वर्ड के पहले हम क्या लगा दें, कोई एडजेक्टिव लगा दें, तो आर्टिकल ले लेगा वो, ठीक है। फिर वो आर्टिकल क्या लेगा, ए या एन में से कुछ भी लेगा, दोनों सही हो जाएंगे। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, एक अलग से एग्जांपल मैंने लिखा है यहां पर। सरला हैज अ गुड knowledge. Sarla has a good knowledge. Sarla has a good knowledge of English grammar. Right? ग्रामर स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देख रहे होंगे नॉलेज वर्ड के पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव गुड, तो हमने क्या लगा दिया, ए। अगर नॉलेज वर्ड के पहले एडजेक्टिव आ गया, कोई भी एडजेक्टिव आएगा, तो हमको ए या एन यूज करना है। और यही नॉलेज वर्ड अगर ब्रॉडर मीनिंग ज्ञान के सेंस में यूज हुआ है तो आर्टिकल नहीं लेता है। उसका भी एग्जांपल्स हमने लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, एक और बात है नॉलेज को लेकर, ज्ञान की बात है भैया, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ ध्यान देने के बाद नॉलेज होता है। राइट? स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी चीजों से योग्यता आती है, और योग्यता कोई छोटी चीज नहीं होती है। राइट? तो ज्ञान की बात है, आइए समझते हैं। अब आगे ये समझना है कि अगर इसी नॉलेज वर्ड को या नॉलेज को, ठीक है, डेफिनिट बनाया जाए, यानी कि निश्चित हम किसी चीज की बात करें, ठीक है, डेफिनिट सेंस में यूज किया जाएगा, तो आप अच्छे से जानते हैं डेफिनिट के लिए डेफिनिट आर्टिकल आएगा, यानी कि आर्टिकल द का भी यूज होगा। यानी कि तीन चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है ना। एक क्विक रिकैप या रिकॉल करें तो देखो, पहली चीज नॉलेज वर्ड को लेकर ना, पहली चीज क्या है कि अगर ये ब्रॉडर मीनिंग में यूज हुआ, राइट, ब्रॉडर मीनिंग में यूज हुआ तो कोई भी आर्टिकल नहीं लेगा, ये सही है ना। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इज पावर। लेकिन अगर नॉलेज वर्ड के पहले, राइट, यानी कि यहां पर है नॉलेज, ठीक है ना, यहां पर है क्या, नॉलेज, ठीक है, एग्जांपल समझिएगा। और ठीक इसके पहले क्या लगा है, कोई एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव के पहले हमको क्या लगाना है, आपको पता है क्या लगाना है, आप ए लगा सकते हैं, आप एन लगा सकते हैं, ये होगा, ठीक है। ब्रॉडर मीनिंग में आर्टिकल नहीं आएगा, नॉलेज वर्ड के पहले अगर एडजेक्टिव आया तो ए एन हमको यूज करना है। और तीसरा हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर नॉलेज को हम डेफिनेट सेंस में यूज करेंगे, राइट, नॉलेज को हम डेफिनेट सेंस में यूज करेंगे, उसको निश्चित बनाएंगे अगर, तो आप अच्छे से जानते हैं फिर क्या आएगा, दा आएगा दोस्तों। ये तीन चीजें नॉलेज को लेकर हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अब डेफिनेट का मतलब है कि हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नॉलेज की बात करेंगे, यानी कि हम किसके नॉलेज की बात कर रहे हैं ये क्लियर होगा। जैसे मैं, किसी ने कहा भैया आपका नॉलेज बहुत सीमित है इस मामले में, तो हम एकदम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि उसी की नॉलेज, सबकी नॉलेज या पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि भैया आपकी जो जानकारी है वो इस मामले में अधूरी है या सीमित है या कतई नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, नॉलेज को डेफिनेट सेंस में यूज कर रहे होते हैं, एंड इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द
Okay, for example, if we talk about example, let us see. The knowledge of this man, या यहां पर किसी का आप नाम भी लिख सकते हो, द नॉलेज ऑफ सोहन, राइट? द नॉलेज ऑफ दिस मैन, ओके, द नॉलेज ऑफ दिस मैन इज लिमिटेड, यानी कि सीमित है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, नॉलेज वर्ड के पहले क्या लग गया है? द, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? किसके नॉलेज की बात कर रहे हैं? दिस मैन की नॉलेज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इसको डेफिनेट कर रहे हैं। दैट इज वाई द आर्टिकल इज बीइंग यूज्ड हियर, ओके, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, देखते हैं क्या है। It was by a mistake, यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, राइट? By a mistake that he caught her hand, A and B, C and this one D, ठीक है? फाइंड आउट करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सॉरी, these orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in a danger, okay, in a danger. A, B, C and this one is D. क्लियर? बताइए दोस्तों। It was by a mistake that he caught her hand, ठीक है, गलती से उसका हाथ पकड़ लिया भाई। आप अच्छे समझ रहे हैं दोस्तों? सेक्शन बी में प्रॉब्लम है, बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, बाई मिस्टेक होता है। इट इज ऑल्सो एन इडियोमेटिक यूज, राइट? बाई मिस्टेक होगा, ना कि बाई अ मिस्टेक, ओके। 17 देखते हैं, ठीक है, क्या है? These orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in a danger. ये ऑर्डर्स किसके हैं? मैनेजर के हैं, और ये उसका जो ऑर्डर है या डिसीजन है वो लगभग 2,000 वर्कर्स की जान को खतरे में डाल देगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो, उम्मीद करता हूं जो जुड़े हैं
पक्का आप तुरंत समझ गए सकते ये तो इडियोमेटिक यूज है, एक एक चीज लिखी गई है दोस्तों, प्लीज चेक इट आउट। इन अ डेंजर नहीं होगा, ये एक इडियोमेटिक यूज है और यहां से ए हमको रिमूव कर देना है। इडियोमेटिक यूज है, कहीं पर हमको अप्लाई करना होता है और कहीं पे रिमूव, कहां पे क्या होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली जो प्रीवियस की क्लासेस है हमारी यूज ऑफ आर्टिकल एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल सब में पूरा बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, प्लीज आप देख लें। राइट, तो इन डेंजर होगा ना कि इन आ डेंजर। राइट, कुछ वर्ड्स इससे संबंधित लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल इन डेंजर होगा, ठीक है। इन ट्रबल, ओके। इन कंफ्यूजन, राइट। इन डेब्ट, ओके। इन डिमांड, ये आपको याद करने होंगे। इन डिमांड, इन डिटेल, इन डिटेल, इन फैक्ट, वास्तव में, इन फैक्ट, यस दीज आर इडियोमेटिक यूज दोस्तों। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, इन अ डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर होगा। इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, अब करेक्शन कैसे देगा, इन अ कंफ्यूजन कर देगा, तो वो नहीं होगा, इन कंफ्यूजन होगा। राइट, वी हैव टू यूज इन कंफ्यूजन, इन डेप्थ, इन डिमांड इन प्लेस ऑफ इन अ डिमांड और इन अ डेंजर। राइट, इन डेंजर। आई होप यू लव इट। चलिए आगे देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आई इंस्पायर्ड हिम, आई इंस्पायर्ड हिम to take the heart, take the heart in all adverse, in all adverse, right, adverse situations, situations, and deserve to be called, and deserve to be called a real hero. Wow, डिजर्व करता है भैया रियल हीरो कहे जाने के लिए। हाँ, आइए सेक्शन ए, बी, सी and this one is D. Clear? Next question. Question number 19. Right? In my opinion, तब तक इसको आप फाइंड आउट करें करेक्शन कहाँ है। In my opinion, देखिए प्लीज बैठा ना रहा करें। राइट, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक आप इस पे पढ़ें, एक बार नहीं, दो बार, 5 बार, 10 बार पढ़ें, पता लगाने का प्रयास करें, ताकि जब आंसर हम डिस्कस करें तब आप एग्जैक्ट आइडिया लगा पाए कि हमारी अप्रोच कैसे थी। राइट, तभी मजा आएगा दोस्तों। इन माई ओपिनियन, इट इज नॉट द फेल्योर्स, इट इज नॉट द right that have made
that have made him lose the heart, okay, but the lack of दूसरे इसके लेना पड़ेगा, lack of emotional support, right? A, B, yes, C and D. Please tell the answer. I inspired him to take the heart in all adverse situation, यानी कि खराब स्थितियों में, and deserve to be called a real hero. ओके, उम्मीद करता हूं आप तुरंत समझ गए होंगे प्रॉब्लम कहाँ है, सेक्शन बी में, राइट? टेक द हार्ट नहीं होगा, द यहां से हमको क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि टेक हार्ट क्या है दोस्तों, एक इडियोमेटिक यूज है, राइट? इडियोमेटिक यूज आप समझ रहे हैं कि जो मुहावरे के द्वारा हम आप बात करते हैं, राइट? मतलब इसका मीनिंग होगा कुछ और, यहां पर लिटरल मीनिंग नहीं होगा, ये फिगरेटिव मीनिंग होगी, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इडियोमेटिक यूज। टेक द हार्ट नहीं होगा, टेक हार्ट होगा, वो फिक्स्ड है। टेक हार्ट का मतलब हृदय लेना नहीं है, यहां पर इसका मतलब टेक हार्ट का मतलब है हौसला रखना, हिम्मत रखना, क्लियर? तो इसलिए द यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। उसका मीनिंग जो इडियोमेटिक यूज के मीनिंग होते हैं वो लिटरल नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा अलग होते हैं, हटके होते हैं, ठीक है? अगर हम लिटरल मीनिंग को देखेंगे, यानी कि इस वर्डियल मीनिंग को, तो इसका मतलब था टेक मतलब लेना, हार्ट मतलब हृदय, हृदय ले लिया, नहीं नहीं, हौसला रखने की बात हो रही है, हिम्मत रखने की बात हो रही है, ये इडियोमेटिक यूज है, राइट? अब इसमें क्या क्या है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखो इडियोमेटिक यूज में हम क्या क्या है इससे संबंधित, जैसे टेक हार्ट, राइट? लूज हार्ट यानी हिम्मत खोना, टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक केयर, टेक अ केयर या टेक द केयर नहीं होगा, टेक केयर होगा ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, किसी न किसी से तो कही होंगे, खुद से कह लो भैया, राइट? तो दीज आर इडियोमेटिक यूजेस, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में, इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। उम्मीद है तुरंत समझ गए होंगे आप, ऑलरेडी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। लूज हार्ट होता है ना कि लूज द हार्ट, राइट? तो द रिमूव हो जाएगा क्योंकि लूज हार्ट क्या है, एक इडियोमेटिक यूज है, ओके? एंड द क्वेश्चन नंबर 20 we are going to discuss. Sorry. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, द मोस्ट हैप्पी marriage would be the most happy marriage would be a union of a deaf, right, man to a blind, woman,
What a nice sentence. A, B, C, sorry, and this one is D. The most happy. ठीक है, आप आराम से देख लें फिर बताएं. Sorry. The most happy marriage would be a union of a deaf. एक अंधे आदमी की जो शादी है टू अ ब्लाइंड वुमन, किससे हो जाए? ब्लाइंड मतलब अंधा. आई होप आप समझ गए होंगे, राइट? कल इस रूल पर बेस्ड हमने आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस हमको मिले थे और हमने डिस्कस भी किए थे. बहुत इजी है, आप तुरंत फाइंड आउट कर लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है. अगर आपने कल की क्लास देखी होगी पक्का कर लिए होंगे. सेक्शन सी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है. देखिए मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले द आना चाहिए. एकदम सही है, ठीक है ना? मच मोर मोस्ट, राइट? बी में आप देखें मैरिज वुड बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डी में भी मैन टू अ ब्लाइंड मैन, कोई समस्या नहीं है. सेक्शन सी आप देखें अ यूनियन ऑफ अ डेफ. ठीक है, आपने एक रूल कल हमने डिस्कस किया था. रूल क्या था हमारा? द, राइट? और उसके द कहां लगाते हैं आप? जब आप अच्छे से जानते हैं स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, नाउन हो, फिर क्या हो? ऑफ हो, और फिर हमारा क्या हो? नाउन हो. यही स्ट्रक्चर है ना? तो हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना कि अगर स्ट्रक्चर हमारा क्या हो सेंटेंस का? नाउन ऑफ प्लस नाउन. तो ये जो ऑफ के पहले वाला नाउन है उसके पहले हमको क्या यूज करना है? द, राइट? ये हमने देखा था. इस रूल पे बेस्ड मुझे लगता है आर्टिकल में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कल भी हमने कल की प्रैक्टिस में 2 से 3 क्वेश्चंस इस रूल पे बेस्ड हमने देखे थे. ठीक है, आप देखें डेफ क्या है दोस्तों? आ डेफ क्या है? नाउन हो गया हमारा, राइट? फिर ऑफ आ गया, बिल्कुल आ गया ऑफ. और फिर उसके पहले, ऑफ के पहले क्या लगा है? यूनियन. यूनियन आप अच्छे समझ रहे हैं, एक क्या है? नाउन है, राइट? नाउन ऑफ फिर नाउन. तो जो नाउन ऑफ के पहले है उसके पहले द लगेगा. तो ऑफ के पहले कौन सा है? ऑफ के पहले हमारा यूनियन है, यानी कि यहां से ए रिमूव होगा और इसके प्लेस पर क्या आएगा? द आएगा. दिस इज योर करेक्शन, राइट? ये आपका करेक्शन था. ए के स्थान पर द आएगा. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. ठीक है, इफ यू हैव एनी kind of issue or problem, feel free to tell me in the comment section, right? Thank you so much for this class. See you tomorrow. Bye bye. Good night.